हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं पुनः यूपी टेट का एक और टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है पर्यावरण का तात्पर्य, घटक और संरक्षण। दोस्तों, पर्यावरण के तात्पर्य, घटक और संरक्षण, इनसे जो है प्रश्न अक्सर जो है आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पर्यावरण का तात्पर्य क्या होता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं और पर्यावरण के लिए जो संरक्षण है वो कैसे और किन किन देशों ने किया था। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो पर्यावरण में तीन चीज़ें होती हैं, पर्यावरण में तीन चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट में तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका तात्पर्य, मतलब कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है। और एक घटक, घटक का मतलब क्या होता है, स्रोत, माध्यम। और तीसरा जो है संरक्षण, और पर्यावरण का सुरक्षा कैसे किया जाए। ये तीन घटक होते हैं पर्यावरण के, एक तात्पर्य, एक घटक और एक जो है संरक्षण। तात्पर्य मतलब कि अर्थ, घटक मतलब कि स्रोत और संरक्षण मतलब कि सुरक्षा। तो सबसे पहले हम लोग जो है पर्यावरण का तात्पर्य अर्थात जो है इनका मतलब क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद फिर इसके घटक कौन कौन से हैं इन चीज़ों को देखेंगे। फिर संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या देखना है उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तात्पर्य, मतलब क्या होता है। तो पर्यावरण का जो मतलब होता है परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। अब परि का मतलब क्या होता है दोस्तों, परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब जो चारों तरफ उपलब्ध वस्तुएं होती हैं उनको हम आवरण कहते हैं। तो परि प्लस आवरण का मतलब होता है हमारे और आपके चारों तरफ जो उपलब्ध हुई वस्तुएं हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, उन सारी चीज़ों को हम आवरण बोलते हैं। तो चारों तरफ फैले हुए जो वस्तुएं हैं, हमारे आसपास के चारों तरफ जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह होता है, जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है, फैला हुआ है, सामूहिक रूप से यही पर्यावरण है। सामूहिक रूप से इसी चीज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी चीज को हम जो है पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है उपलब्ध वस्तुएं। तो हमारे चारों तरफ जो भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह है, जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है, उसके समूह को, उसके सामूहिक रूप को ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस पर्यावरण का तात्पर्य समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, पर्यावरण के तात्पर्य के बाद हम लोग देखने वाले हैं घटक को। अब घटक में क्या है, पर्यावरण के दो घटक हैं। पर्यावरण के कितने घटक हैं दोस्तों, पर्यावरण के दो घटक हैं। एक को कहा जाता है जैविक, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं। आप इंग्लिश में भी इसको याद कर लीजिएगा, जैविक, जैविक को हम बायोटिक बोलते हैं। अब जैविक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जैविक जीव, जो जीव से संबंधित हो, जिसमें चेतना हो, उनको हम बायोटिक घटक बोलेंगे। जैसे पेड़ पौधे, पशु आदि, इन चीज़ों में चेतना होता है। इन चीज़ों में क्या होती हैं दोस्तों, चेतनाएं होती हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य, इन चीज़ों को हम जैविक घटक बोलते हैं, बायोटिक सोर्स बोलते हैं। दूसरा घटक क्या है, अजैविक। अजैविक को अबायोटिक बोलते हैं। इनकी भी इंग्लिश आप याद कर लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत जैसे वायु, जल, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अबायोटिक अर्थात अजैविक घटक। इसके अलावा दो घटक और भी हैं दोस्तों, जैविक और अजैविक के अलावा जो है दो घटक और हैं। हालांकि आप कह सकते हैं जैविक और अजैविक का दूसरा नाम एक प्राकृतिक घटक होता है और दूसरा मानव निर्मित नाम होता है। तो प्राकृतिक
मतलब कि पर्यावरण के दो एक्स्ट्रा जो है घटक होते हैं, एक का नाम है प्राकृतिक और दूसरे का नाम है मानव निर्मित। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको तात्पर्य और घटक दोनों के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये जो पर्यावरण होता है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि पर्यावरण के चारों तरफ क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। जैसे आपके चारों तरफ जल हो सकता है, वायु हो सकता है, जैवमंडल जीवों का पूरा समूह हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी, और उसके साथ साथ स्थल मंडल। तो इन चीज़ों के समूह को, जल के समूह को, वायु के समूह को, जीवों के समूह को, स्थल के समूह को, इन सारी चीज़ों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। मतलब कि इन सारी चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं, जो हमारे आसपास चारों तरफ घिरा हुआ है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, हम लोग तात्पर्य देख चुके हैं, घटक देख चुके हैं, अब संरक्षण की बारी आती है। संरक्षण में क्या पढ़ना है देखते हैं। संरक्षण में दो रूप देखने को मिलते हैं। संरक्षण में दो तरह का रूप देखने को मिलते हैं, एक वैश्विक और एक भारतीय। मतलब वैश्विक और भारतीय कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित कैसे करें। इसके लिए जो है संरक्षण के रूप में हम वैश्विक और भारतीय के अंतर्गत जो संरक्षण के लिए नियम कायदे बनाए हैं, उन चीज़ों को देखने वाले हैं। और पर्यावरण की कैसे सुरक्षा की जाती है, कैसे पहली बार कब और कहां पर सुरक्षा के लिए मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, इन चीज़ों को देखते हैं। तो संरक्षण के अंतर्गत दो रूप देखने को मिलते हैं, एक वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर, और एक जो है भारत के स्तर पर। तो वैश्विक स्तर सबसे पहले देखते हैं। वैश्विक संरक्षण के रूप में सबसे पहले विश्व स्तर पर संरक्षण का प्रयास स्टॉकहोम सम्मेलन पे हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में स्थित है, यहाँ पर हुआ था, और 1972 में हुआ था। यह वैश्विक प्रयास 5 जून 1972 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर सबसे पहले जो संरक्षण की बात हुई थी, जो संरक्षण से संबंधित बैठक हुई थी, वो 1972 में सबसे पहले वैश्विक स्तर पर 1972 में ये बैठक हुई थी, स्वीडन में हुई थी। ये स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे पहले 1972 में बैठक हुई थी। इस बैठक को हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और ये बैठक जो है आपका स्वीडन में हुआ था। क्योंकि ये 1972 5 जून 1972 को हुआ था, इसलिए हर वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि पहली बार जो बैठक हुई थी स्वीडन में, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जिस बैठक को जाना जाता है 1972 में, 5 जून 1972 को पहली बार बैठक हुई थी। इसलिए हर वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इतना पॉइंट आपका उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इस बैठक में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इस बैठक में लगभग 119 जो देश थे वो शामिल थे। इसका मेन जो पर्पज था, इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका जो मेन वाक्य था, एक जो सेंटेंस था, वो क्या था? मेन उद्देश्य सभी के लिए एक ही पृथ्वी, सभी के लिए एक ही पृथ्वी, ये मेन पर्पज था। इस बैठक का मेन उद्देश्य, इस बैठक का मेन लक्ष्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी के लिए एक ही पृथ्वी, मतलब एक ही पृथ्वी सभी के लिए होनी चाहिए, ये उसका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा इसके 20 वर्ष बाद, 1972 के 20 वर्ष बाद अगेन एक बैठक होती है 1992 में, 1992 में, और ये बैठक ब्राज़ील में होती है। और इसको जो है पर्यावरण के संरक्षण का दूसरी बैठक के नाम से जाना जाता है। और इस बैठक को हम रियो 20 अर्थात पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस
जो 20 वर्ष बाद हुआ था, जो 20 वर्ष बाद दूसरी बैठक हुई, इस बैठक को रियो 20 या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और ये बैठक कब हुई थी? 1992 में। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। और इस बैठक के अंतर्गत दो संगठन का निर्माण किया गया। जब 1992 में रियो 20 पृथ्वी सम्मेलन की जो बैठक हुई थी, इस बैठक के अंतर्गत जो है दो संगठन का निर्माण हुआ था। एक संगठन का नाम जो है UNFCCC और दूसरे संगठन का नाम कोप रखा गया। UNFCCC और दूसरे संगठन का नाम कोप रखा गया। UNFCCC का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। और जो कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है। तो ये दो संगठन का निर्माण हुआ था किस बैठक में? रियो 20 की बैठक में। कब हुआ था? 1992 में। 20 वर्ष बाद, पहली बैठक के 20 वर्ष बाद दूसरी बैठक 1992 में होता है। रियो 20 के नाम से अथवा पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस मीटिंग में, इस बैठक में दो संगठन का निर्माण होता है। एक का नाम UNFCCC एंड दूसरे का नाम कोप था। UNFCCC का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है और दूसरे कोप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हुआ होगा। जो कोप की पहली बैठक हुई थी, कोप की जो पहली बैठक हुई थी ये बर्लिन में हुई थी। और कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और 24वीं बैठक जो हुई थी वो पोलैंड में हुई थी। ये भी आप पॉइंट को याद रखिएगा। और ये हाल फिलहाल का जो करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। कॉप की 19वीं बैठक 11 से 20 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में हुई थी। बाकू अजरबैजान। कॉप की 29वीं जो बैठक हुई थी वो 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में हुई थी। और इस बैठक में चर्चा किस विषय पर हुआ था? जलवायु वित्त पर चर्चा हुआ था। जलवायु वित्त के विषय पर इस बैठक में चर्चा हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको इतना पॉइंट जो है बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और भी दोस्तों पॉइंट्स हैं जिनको एक एक करके हम देख लेते हैं। 1987 में कनाडा में एक मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। यह भी एक वैश्विक स्तर पर समझौता हुआ था। तो 1987 में हुआ था। और ये इसका मुख्य जो पर्पस था वो था ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसको रोकने का पर्पस था। इस विषय पर जो है मीटिंग हुई थी कि जो ओजोन परत का छिद्र हो रहा है, इस विषय पर जो है कनाडा में 1987 में मॉन्ट्रियल नाम का एक समझौता हुआ था, जिसमें ये बात कही गई कि आखिर जो है ओजोन परत में छिद्र हो क्यों रहा है। इस विषय पर जो है चर्चा हुई, इस विषय पर जो है बैठक हुई थी। और इसके साथ साथ CFC गैस जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, इस पर भी जोर दिया गया। इस पर भी जोर दिया गया क्योंकि CFC जो गैस है ये सबसे बड़ी घातक गैस है ओजोन परत के लिए। तो इस विषय पर भी CFC गैस पर भी चर्चा हुई थी। चूंकि यह बैठक 16 सितंबर 1987 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1987 को जो है दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। और ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1987 में जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए कनाडा में। और साथ में ये पूछा गया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो कनाडा में 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था ये किस विषय पर मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, तो आप कहेंगे ओजोन परत के छिद्र होने के विषय पर हुआ था। और साथ में CFC गैस जो ओजोन परत को छिद्र कर रही है इस पर भी जोर दिया गया था। क्योंकि 1987 को जो है यह समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को, इसलिए हर वर्ष जो है 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो अब आपका ये कई सारा पॉइंट्स जो है तैयार हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है।
1997 को जापान में वैश्विक स्तर पर क्योटो प्रोटोकॉल की एक बैठक हुई थी। इसमें कार्बन क्रेडिट की विचारधारा सामने आई थी। मतलब 1997 में एक और समझौता वैश्विक स्तर पर हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुई थी। और इस बैठक में जो है कार्बन क्रेडिट है, इस विषय पर चर्चा हुई थी। तो ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय स्तर पर जो वैश्विक तो ख़त्म हो गया, वैश्विक स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको हम लोगों ने देख लिया। अब जो भारतीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पर मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, और किस किस सन में किस चीज़ का जो है लागू हुआ था, नियम लागू हुआ था, आया था, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। भारतीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में भारत का भी योगदान रहा था। भारत में सर्वप्रथम वन नीति ब्रिटिश द्वारा 1894 में घोषित हुई थी। स्वतंत्र भारत में पहली वन नीति 1952 को लागू हुई थी। दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले वन नीति ब्रिटिश के द्वारा आई थी 1894 में। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो पहली वन नीति जो आई थी वो 1952 में आई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है दोस्तों। इसमें जितने भारतीय स्तर पर संरक्षण हुए थे, मीटिंग हुए थे, सारे पॉइंट्स जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर यूपी टेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का निर्माण हुआ। एक एक डेट को आप याद रखते हुए चलिएगा, सन को याद रखते हुए चलिएगा। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का निर्माण हुआ। इसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ये भी आप पॉइंट को याद रखिएगा। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था। 1986 में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था। इसमें यह बताया गया कि पूरे भारत में जो 33% वन होने चाहिए, ये नहीं हो पाया, और लगभग जो है 24% वन हुए थे। मतलब 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था, और इसमें यह बताया गया कि पूरे भारत में 33% जो है वन होने चाहिए, लेकिन 33% ना होकर के सिर्फ और सिर्फ 24% ही वन हुए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। मतलब 33% होने थे, 24% हुए, ये आपको याद रखना है। अब हाल फिलहाल की जो बात है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन जो है 25.17% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार वर्तमान में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का जो वन है, वो टोटल जो है 25.17% है। 2002 में जैव विविधता लाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2002 में जैव विविधता लाया गया था। ये एक बार पूछा भी गया था प्रश्न दोस्तों। साथ में जैव विविधता संरक्षण भी इसी सन में लाया गया था। 2002 में ही जल नीति लाया गया। 2002 में ही जल नीति लाया गया। 2004 में पर्यावरण नीति लागू हुई। 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये चीज़ जो है आया था। 2010 में NGT आया था। और NGT है क्या? इसके माध्यम से पर्यावरण के मुकदमों को जल्द सुलझाना था। मतलब कि जो भी पर्यावरण से संबंधित केसेज होते हैं, जो भी पर्यावरण से संबंधित मुकदमा होता है, इस NGT के माध्यम से उस पर्यावरण के केस को, उस पर्यावरण के मुकदमा को जल्द से जल्द सुलझाने का काम किया जाता है NGT के माध्यम से। NGT आया कब था? 2010 में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे पॉइंट्स जो है आपको तैयार हो गए होंगे और साथ में समझ में भी आए होंगे। एक एक पॉइंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए हम जो है क्लास को विराम देते हैं। अगली क्लास में हम एक और टॉपिक को लेकर के आए हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड ही रहेगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।